Today we are here to start our chapter with some new topics, and the topics are road density, then railways, pipelines and waterways. So आज हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट रोड डेंसिटी से। लास्ट टॉपिक में हम रोड्स के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट हाउ देयर इज better way of roadways in comparison to railways, or how we can say that roadways have an edge over the railways. And after that, the classification of roads, or what are the organizations or the systems which are managing or implementing that policies or that programs which are for the roadway system. And in today's topic, we are starting our topic with the point road density. Road density means the length of road per 100 square kilometer. The length of road per 100 square kilometer of area is known as road density. It means एक रोड की जो लेंथ है 100 स्क्वायर किलोमीटर की, उसे रोड डेंसिटी कहा जाता है। मींस पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जब हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स कैसा है, तो उसी को हम कहते हैं रोड डेंसिटी। जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड्स का, वो एक जैसा नहीं है। इट मींस इन इंडिया देयर इज सिस्टम व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स या एरियाज आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे रोड डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ रोड डेंसिटी बहुत ही कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड्स की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको बहुत सारी रोड्स ऐसे वहाँ पे मिल जाएंगी जो अराउंड 12.14 किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस रखती हैं, इतनी ही उनकी लेंथ होगी। और उसी के साथ अगर हम बात करें कुछ रोड्स की जो यूपी से बिलोंग करती हैं, तो यही जो डेंसिटी है आपकी 500 प्लस हो जाएगी। इट मींस इससे ही क्लियर होता है दैट रोड डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में रोड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, वो एक जैसा नहीं है। अब ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जो रोडवेज इंडिया में फेस करता है, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इंडिया फेसेस इन केस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। इट मींस कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेट करती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इसमें आती है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स। जितनी हमारी रोड डेंसिटी है या जितना हमारा रोड नेटवर्क है, वो आज भी इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स इनएडिक्वेट नेटवर्क है। इट मींस बहुत सारे रोड्स अनमेटल्ड हैं, बहुत सारे एरिया से प्रॉपर रोड्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है या जितना लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे रोड ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट लेवल पे नहीं है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं, तो रोड जो है वो प्रेजेंटली भी इनएडिक्वेट सिचुएशन पे एग्जिस्ट करता है, inadequate situation पे exist करता है। After that, about half of the roads are unmetalled. Half of the roads are unmetalled. It means maximum roads आपकी कैसी हैं जो unmetalled हैं, जिसकी वजह से रेनी सीजन में इन रोड्स को आप यूज ही नहीं कर सकते। तो इनका सारा क्राउड भी शिफ्ट हो जाता है आपका 50% मेटल्ड रोड्स पे, जिसकी वजह से जाम लग जाना, जगह जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, टाइम बढ़ जाना, डिस्टेंसेस बढ़ जाना, वो चीज़ें कॉमन हो गई हैं। इसके बाद अगर हम बात
बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, जो हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया। सो जो नेशनल हाईवेज हैं, जितने भी हमारे एनएच हैं, उनका भी नंबर ऑफ एनएच भी कम है, दूसरा उनको मेंटेन करने का वे भी प्रॉपर नहीं है। तो एनएच आर इनएडिक्वेट टू, ये भी आपके उस सिचुएशन या उस लेवल पे मेंटेन नहीं किए जाते हैं जितनी उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इट मींस रोडवेज मैक्सिमम एरिया से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैक्सिमम जो रोडवेज हैं वो हाईली कंजस्टेड हैं। अगर हम सिटीज की बात करें, हाईली कंजस्टेड इन सिटीज में रोडवेज बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, जिसकी वजह से, और मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ब्रिजेस हैं, जो कवरेज हैं, जैसे कोई वाटर कोर्स है, कोई एरिया है, उसको क्रॉस करके जो कवरेज बनाए जाते हैं, उस तरह की चीजें जो है वो बहुत ही रेयर मिलेंगी प्रॉपर आपको। सो जनरली जो ब्रिजेस हैं वो इतने ज्यादा ब्रॉड या इतने एरिया में नहीं होते जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना हमारे पास व्हीकल है या पैसेंजर जितना वहां से आते जाते हैं। उसके बाद जो कल्वर्ट्स हैं, कल्वर्ट्स का मतलब कहीं से अगर वाटर क्रॉस हो रहा है तो उसके ऊपर जो छोटे ब्रिजेस बना दिए जाते हैं, उन्हें कल्वर्ट्स बोल देते हैं। तो ये बहुत ही ओल्ड और नैरो हैं, पुराने भी हो चुके हैं और ये नैरो भी हैं, तो एक साथ ज्यादा व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाते हैं। तो ये चीजें ये शो करती हैं कि जो रिसेंट ईयर्स में जो फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ साथ रोड नेटवर्क डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसमें सेम प्रॉब्लम्स हैं, सेम लेवल के इश्यूज हैं, बट प्रेजेंटली भी ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर मैनेज कर दिया जाए, फिनिश कर दिया जाए, सो रोड नेटवर्क सिस्टम को हम और भी ज्यादा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सो ये टॉपिक है हमारा रोड डेंसिटी पे। इसमें दो क्वेश्चंस आएंगे आपके, या तो आपको आ जाएगा शॉर्ट नोट ऑन रोड डेंसिटी, सो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करोगे। ये पॉइंट आपको मेंशन करना है। फिर रोड डेंसिटी अनइक्वल है, यूनिफॉर्म नहीं है। उसके बाद आप जे&के और यूपी वाला एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल फेसिंग इन रोड ट्रांसपोर्टेशन। सो दो क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन जाएंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेलवेज। Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers. It means सामान पहुंचाने के लिए और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए रेलवेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। और बेसिकली हम इसको प्रिंसिपल मोड बोल रहे हैं बिकॉज ये चीप रेट्स पे चीजें अवेलेबल कराता है, सर्विसेज को अवेलेबल कराता है। अब चीप रेट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने रोडवेज में पढ़ा था कि वो इकोनॉमिकल है। चीप रेट्स मींस जहां पे नंबर ऑफ पीपल या पैसेंजर्स ज्यादा हैं, ज्यादा चीजों को लाना और ले जाना होता है, उन केसेस में रेलवेज इकोनॉमिकल है। सो रेलवेज जो है वो बहुत मल्टीफेरियस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में सपोर्टिव है। सो इसे हम यूज करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। मल्टीफेरियस एक्टिविटीज में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पिलग्रिमेज के लिए इसे यूज किया जाता है, मींस जो तीर्थ यात्राएं लोग करते हैं, बिजनेस के लिए हम इसका यूज करते हैं आने जाने के लिए। हर तरह की फैसिलिटी रेलवेज में होती है, तो इसमें क्लासेस डिवाइड कर दी गई हैं, उसी के बेसिस पे आप इनका यूज कर सकते हो। दूसरा, कुछ रेलवेज ऐसी भी हैं जो साइट सीइंग के लिए प्रेफर की जाती हैं, पिलग्रिमेज हो गया। सो इट मींस बहुत सारे यूजेस हैं रेलवेज के, जिसकी हेल्प से आप इसका यूज कर सकते हो। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इनको हम यूज करते हैं। बेसिकली जब लॉन्गर डिस्टेंसेस पे चीजें आपको ट्रांसफर करनी है तो रेलवेज को ही प्रेफर किया जाता है उस तरह की चीजों के लिए। Now, apart from an important means of transport, the Indian Railways have been a greater integrating force for more than 150 years. 150 years से भी ज्यादा टाइम पीरियड से रेलवेज इंडिया में यूज की जा रही है, और रेलवेज ने इंडिया को एक तरीके से जो इकोनॉमिक जो लाइफ है इंडिया की उसको बाइंड कर दिया है, जोड़ दिया है डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि रेलवेज की हेल्प से ही ये इजी हुआ है और पॉसिबल हुआ है
कि जो आपका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है, सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं और जो आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मींस जो भी प्रोडक्ट्स आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोड्यूस करते हो उसको इंडस्ट्री तक पहुंचा देना, और इंडस्ट्री में बनने वाली चीजों को जो एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है उनको एग्रीकल्चर तक पहुंचा देना। ये चीजें भी किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पा रही हैं? विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। सो इट मींस रेलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बहुत सारे एरियाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए भी। इंडियन रेलवेज का नेटवर्क बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसमें अराउंड 7133 स्टेशंस हैं जो प्रेजेंटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पैसेंजर्स और फ्लाइट के लिए। इसके बाद बहुत सारे लोकोमोटिव फ्लीट हैं, कोचेस व्हीकल्स हैं, वैगन्स हैं, जो कि जिनका नंबर कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है यूज के साथ साथ। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि इंडियन रेलवेज जो है, सबसे पहली चीज तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि पब्लिक अंडरटेकिंग है सबसे बड़ी। पब्लिक अंडरटेकिंग मींस गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है। रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। सबसे बड़ा एरिया जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है दैट इज रेलवेज। जो सबसे पहली ट्रेन चली थी दैट इज स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853। जिस ट्रेन ने जो 1853 में यहाँ पे आई फर्स्ट टाइम जो मुंबई से थाने तक गई, और डिस्टेंस कवर किया गया था इस ट्रेन से 34 किलोमीटर्स। सो इट मींस रेलवेज कोई नया सिस्टम नहीं है जो प्रिपेयर किया गया है, इसको हम बहुत पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रेलवेज में आती हैं, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। एक तो रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कि किन एरियाज में ज्यादा नेटवर्क होगा, किन में कम होगा, ये डिपेंड करता है वहां की सिचुएशन पे। सबसे पहले जो सिचुएशन इसमें आती है वो आती है फिजियोग्राफिक। आसपास का जो एरिया है, जो लोकेलिटी है, वो कैसी है। दूसरा फिर आती है इकोनॉमिक, कि कहीं भी अगर रेलवेज को सेटअप किया जा रहा है तो इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, टुकड़ों में बटी हुई, और अराउंड 100 to 200 पीपल ही रहते हैं, तो उस एरिया में अगर आप रोडवेज को यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू रेलवेज, बिकॉज वहां पे रेलवेज आपको इकोनॉमिकल नहीं होगी, कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट्स आप अर्न नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव। सो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जो रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को या उसके नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं की बेसिस पे किसी भी एरिया में रेलवे नेटवर्क ज्यादा और कम डिसाइड किया जाता है। सो जितना भी नदर्न प्लेन का एरिया है हमारा, वो सारा वास्ट लेवल लैंड्स का एरिया है। अगर हम हिमालयन रीजन से नीचे आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? नदर्न प्लेन एरिया। अब वो जो नदर्न प्लेन्स हैं वो सारा एरिया वास्ट प्लेन लेवल का एरिया है। तो सबसे पहली चीज की कंडीशन, बेस्ट कंडीशन है रेलवेज को सेटअप करने के लिए। दूसरी चीज पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस एरिया में नदर्न प्लेन्स में बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। सो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल रहेगा अगर ऐसे एरियाज में आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो। तीसरी चीज, ये एरिया रिच है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में। सो इट मींस जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। सो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ पे होता है उसको भी दूसरे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रेलवेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा एरिया है जो सारी फेवरेबल कंडीशंस जो ग्रोथ के लिए हैं रेलवेज की, वो सारी प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट फेवरेबल कंडीशंस ऑन व्हिच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क इज डिपेंडेंट। सो ये कंडीशंस आप यहाँ पे मेंशन कर दो। स्टार्टिंग में आपको ये बताना है, उसके बाद आप इन कंडीशंस को मेंशन करोगे। अब इसके बाद जो फेवरेबल कंडीशंस हैं
इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिवर्स हैं वहां पे रेलवे सिस्टम को सेटअप करना है तो उस केस में आपको ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वाइड बेड्स जो है वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो आती हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा। हिली रीजन्स में जो हिली टेरेन्स हैं, हिली एरियाज हैं, वहां पे रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनको लो हिल्स में, गैप्स में या टनल्स में बनाया जाता है, बिकॉज माउंटेनियस एरियाज में, हिली एरियाज में रेलवे नेटवर्क को सेटअप करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी होता है और ये टफ भी होता है। तो जितना भी आपका हिल टेरेन है, ऐसा एरिया जहाँ पे हिल्स हैं, तो रेलवे ट्रैक्स को जनरली लो हिल्स में जहाँ पे उनकी हाइट कम है या जो गैप्स हैं या फिर जिसे हम टनल बोलते हैं, उनकी हेल्प से रेलवेज को वहां पे सेटअप किया जाता है। जैसे कि हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो पूरा रीजन माउंटेनियस रीजन है, तो इट मींस वो कैसी कंडीशंस क्रिएट करता है, अनफेवरेबल, बिकॉज हाई रिलीफ, पॉपुलेशन बहुत कम है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है। सो उस तरह के एरियाज में रेलवेज को सेटअप करना बेनिफिशियल नहीं होता। सो इट मींस इससे दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, व्हाट आर द फेवरेबल एंड व्हाट आर द अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे नेटवर्क। इसके बाद एक और डिफिकल्टी क्रिएट होती है अगर हम सैंडी प्लेन की बात करें, जो एरियाज प्लेन्स हैं पर सैंडी एरियाज हैं, तो इन एरियाज में भी अगर रेलवे नेटवर्क को सेटअप करना है, जनरली ये जो एरिया है ये आपका वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, तो अगर हम इन एरियाज में बात करते हैं पॉपुलेशन को रेलवेज को सेटअप करने की, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज जो गुजरात में स्वैम्प्स आते हैं, दूसरा फॉरेस्टेड ट्रैक्स हैं एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में, और इस तरह के जो सैंडी प्लेन एरियाज हैं, ये सभी वो एरियाज हैं जहाँ पे रेलवे नेटवर्क को सेटअप करना इजी नहीं है, मूवमेंट्स करना बहुत ही टफ हो जाता है। सो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस को क्रिएट करती हैं। दूसरा, अगर आप किसी ऐसे रीजन में सेटअप करते हो, जैसे कि बहुत सारे ट्रैक्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉब्लम भी देखी जाती है कि वो सिंक हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, या फिर स्ट्रेचेस और स्लाइड्स जहाँ पे इस तरह के इश्यूज वहाँ आते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैंगलोर पोर्ट की जो गोवा में है, तो उस तरह के एरियाज में अगर आपको रेलवेज को सेटअप करना है या पाथ और डिस्ट्रीब्यूशन पाथ वहाँ पे सेटअप करना है, सो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सभी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं कि आप हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज में, या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन लिमिटेड है और डिवाइडेड है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, एरियाज प्लेन नहीं है या फिर सैंडी प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो ये सभी चीजें रेलवे नेटवर्क के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस को प्लान करती हैं, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप रेलवेज को इजीली सेटअप कर सको। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवेज। किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोडवेज में पड़ी है सेम ऐसे ही रेलवेज में भी जो हमें फेस करनी पड़ती है। एक तो जो पॉइंट हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग रेलवेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेशनल इकोनॉमी को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम प्राइसेस पे ट्रांसपोर्ट इजीली कर देता है। अब किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो रेल ट्रांसपोर्ट को सफर करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज, many passengers travel without tickets। बहुत सारे पैसेंजर्स टिकट्स के बिना ट्रैवल करते हैं। अब टिकट्स के बिना ट्रैवल करने का मींस लॉस किसको हो रहा है, रेलवे डिपार्टमेंट, बिकॉज ट्रेन्स को रन करने का टाइमिंग फिक्स रहता है, अब पैसेंजर्स उसमें कितने भी हों, सो अगर आप बिना टिकट्स के ट्रैवल कर रहे हो इट मींस उसका सारा लॉस रेलवे डिपार्टमेंट यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है कि वो उसी की अंडरटेकिंग है, इट मींस ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट को होता है। दूसरे जो इश्यूज इसमें आते हैं, थेफ्ट्स, चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, इसके अलावा डैमेज कर देते हैं बहुत से लोग रेलवे प्रॉपर्टीज को। सो वो जो डैमेज है रेलवेज को उसका लॉस भी हमारी गवर्नमेंट को होता है, और हर बार इस तरह के इश्यूज से गवर्नमेंट का जो रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाता है, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए यूज करती है।
तो रेलवे प्रॉपर्टीज को लोग डैमेज कर देते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, ऐसा नहीं कंप्लीटली ये चीजें बंद हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चेन्स को अननेसेसरली खींचते हैं, पुल करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन के रुकने का मीनिंग है कि एक बार ट्रेन का रुकना मींस हैवी डैमेज, रेलवे को बहुत ज्यादा डैमेज या नुकसान से पहुंचता है। सो प्रेजेंटली इसके लिए कुछ सिस्टम्स में कर दिए गए हैं मेंटेन कि अगर आप अननेसेसरी ऐसा करते हो तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो कंप्लीट जो रनिंग टाइम पीरियड है, शेड्यूल टाइम है रेलवेज का, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी प्रॉब्लम आती है तो। इट मींस ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं और प्रॉफिट्स को डिक्रीज कर देते हैं। सो ये वो चीजें हैं जिनको जो लोग हैं वो अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये सब चीजें ह्यूमन एक्टिविटीज का पार्ट है। ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरली क्रिएट होता है, ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट को लॉसेस की तरफ ले जा रहे हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं और इनके लिए वर्क किया जाए। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, पाइपलाइंस। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का सबसे न्यूली अराइव्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सो इट मींस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, pipeline transport network is a new arrival on the transportation map in India। It means ट्रांसपोर्ट के जो डिफरेंट वेज हैं उनमें सबसे न्यूएस्ट जो अराइवल हुआ है किसी नेटवर्क का वो क्या है, पाइपलाइंस है। बट प्रेजेंटली ऐसा नहीं है कि हम इसको पुराने टाइम में यूज नहीं करते थे। स्टार्टिंग जब पाइपलाइंस की हुई तो मेनली इसका यूज वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था, सिटीज में भी और इंडस्ट्रीज में भी। बट टाइम के साथ साथ पाइपलाइंस को डेवलप किया गया और इसी के साथ साथ इनके यूजेस भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए और इसी रीजन से आज के टाइम पे हम पाइपलाइंस का जो यूज है वो बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी हेल्प से क्रूड ऑयल को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसके बाद जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, देन नेचुरल गैस हो गई आपकी, जितने भी नेचुरल गैस फील्ड्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां सभी एरियाज तक, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज तक, बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स तक, इन सब चीजों को पहुंचाया जा सकता है। इट मींस, और हाँ बेसिकली मेन चीज, आप सॉलिड्स को भी स्लरी में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सकते हो। सो इट मींस पाइपलाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है जिसकी हेल्प से आप ये सारे वर्क कंप्लीट कर पा रहे हो। और यही रीजन है कि बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज या एरियाज या इंडस्ट्रीज हैं जो पाइपलाइन की वजह से ही सेटअप हो पाई है, बिकॉज पाइपलाइंस की हेल्प से वहां पे रॉ मटेरियल इजीली पहुंच पा रहा है। तो अगर अभी हम बात करते हैं रिफाइनरीज की, जैसे कि बरौनी में है, मथुरा में, पानीपत, और जितने भी गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो इसीलिए हम प्लान कर पाए हैं क्योंकि पाइपलाइंस एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज उन एरियाज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। बेनिफिशियल तो ये है बिकॉज ये इन सारी चीजों को दूसरी जगह पहुंचा रहा है। अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं, इसको आप दोनों पॉइंट्स में ले सकते हो। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इट्स वेरी हाई। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो इनिशियली बहुत ज्यादा खर्चा लगता है पाइपलाइंस को सेटअप करने में, बट सब्सिक्वेंटली जब आप इसको रनिंग में ले आते हो तो इसके ऊपर जो रनिंग कॉस्ट आपकी लगती है, जिसे हम वर्किंग कॉस्ट कह सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं, वो आपकी मिनिमम होती है। इट मींस एक बार स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खर्च लग रहा है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट उसके बाद इसे मेंटेन करना
बहुत ही मिनिमल लेवल पे आ जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इट रूल्स ऑन ट्रांसशिपमेंट्स लॉसेस और डिलेज। दूसरा ये जितने भी डिलेज होते थे ट्रांसपोर्ट में, जाम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से, उस तरह की चीजें या जो भी लॉसेस होते थे रास्ते में, उन सब चीजों से ये हमको सेव करता है। लॉसेस के चांसेस यहाँ भी होते हैं, पाइपलाइंस अगर लीक कर जाती हैं, और बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, और इतने प्रॉपर वे में उनको मेंटेन या मैनेज किया जाता है, इसीलिए इनिशियल कॉस्ट हाई होती है कि वो चांसेस बहुत ही मिनिमम है, और जैसे ही वो हों उनको वहीं की वहीं फिक्स या करेक्ट कर दिया जाए। क्लियर? अब आता है हमारे पास इंपोर्टेंट नेटवर्क जो कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का है हमारी कंट्री में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज three important networks of pipelines transportation. सबसे पहला जो नेटवर्क है यहाँ पे, दैट इज फ्रॉम ऑयल फील्ड इन यूपी। ये यूपी, सॉरी यूपी नहीं, अपर असम। ये अपर असम से जो ऑयल फील्ड है वहां से स्टार्ट होता है और कानपुर तक जाता है। तो ये आपका फर्स्ट नेटवर्क है, ये वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद इन एरियाज को क्रॉस करते हुए अपर असम से कानपुर यूपी तक पहुंचता है। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो बरौनी से हल्दिया वाया राजबन टू मोरीग्राम और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, इस तरीके से अलग अलग एरियाज में फैलते हुए ये आगे तक पहुंचता है। तो ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है। अब आता है हमारे पास सेकंड नेटवर्क फ्रॉम सलाया इन गुजरात ये गुजरात से स्टार्ट हुआ और जलंधर तक जाएगा इन पंजाब। जलंधर इन पंजाब, ये वहां तक जाता है वाया विरंगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत इन एरिया से होते हुए ये आगे निकल जाता है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं जो कनेक्ट करती हैं इसको, कोयली में जो कि वडोदरा गुजरात के नजदीक है, क्योंकि ये यहाँ तक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सो उन एरिया से कनेक्ट करती है। देन चक्षु एंड अदर प्लेसेस इन डिफरेंट एरिया से निकलते हुए ये आगे बढ़ जाता है। थर्ड आता है हमारे पास जो कि गैस पाइपलाइन है। ये गैस पाइपलाइन आपकी हजीरा गुजरात से स्टार्ट होती है, हजीरा गुजरात से स्टार्ट होती है और ये जगदीशपुर यूपी में जाके कनेक्ट हो जाती है। जगदीशपुर यूपी में जाके ये कनेक्ट हो जाती है और ये क्रॉस करती है विजयपुर मध्य प्रदेश से, वहां से आगे निकलती है। इसकी ब्रांचेस हैं जो कोटा राजस्थान में, शाहजहांपुर, बरबला, इन सब प्लेसेस से जो कि यूपी में हैं, उन्हीं सब से कनेक्ट होते हुए ये आगे बढ़ती है। सो ये तीन हमारी मेन पाइपलाइंस हैं जिसकी हेल्प से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर पाए हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज रन कर रहे हैं, और ऐसे एरियाज में जहां पहले वो प्लान करना भी पॉसिबल नहीं था। सो ये आपको याद रखना है, अपर असम से कानपुर, देन सलाया इन गुजरात से जलंधर इन पंजाब, देन आफ्टर दैट हजीरा इन गुजरात को कनेक्ट करता है जगदीशपुर इन यूपी से। सो ये पॉइंट्स पाइपलाइंस का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो गया पॉइंट्स के साथ। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि वाटरवेज का है। वाटरवेज में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बेनिफिशियल चीज ये है कि ये लेस फ्यूल कंज्यूम करता है, दूसरा ये बेस्ट और चीपेस्ट मींस है ट्रांसपोर्टेशन का, हैवी और बल्की गुड्स को कैरी कर सकता है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है,
इकोनॉमिकल तो है ही, साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट टॉपिक में, वाटरवेज से हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। सो आज आपको ये करना है रोड डेंसिटी, रेलवेज एंड पाइपलाइंस।